कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बवाल मचाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने फिजिक्स के 3 चैप्टर तक कवर कर लिया हुआ था। जितने भी ऑब्जेक्टिव था इंपॉर्टेंट सबको हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया, बवाल मचाया। आज के इस वीडियो में भाई साहब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फिजिक्स के चौथा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तीसरा चैप्टर तक तो हम लोग पूरे बहुत अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ताकि अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा अब आपके दिमाग में नहीं छूट, मतलब पूरा का पूरा छप गया हुआ है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चौथा चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। ये भी जो चैप्टर होगा 2 वीडियो में होगा। बिल्कुल हम लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ते चलेंगे ताकि किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं हो, एकदम बवाल मचाए। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो भौतिकी का चौथा चैप्टर है ये कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये क्या होता है। देखिए, जब किसी चालक पदार्थ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वहां पर जो है एक तरह से मैग्नेटिक पावर जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह से मैग्नेटिक पावर क्रिएट होता है और वो पावर जहां तक जाता है, प्रसारित होता है, उसको टोटल हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए कह रहा है क्या कि विद्युत धारा जब किसी चालक पदार्थ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वहां पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव का मतलब होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रियाएं होती है। ऐसा प्रभाव जो होता है, ऐसा बल एक प्रकार का देखने को हमें मिलता है। अब देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्वेश्चन क्या पूछता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पहली बार प्रयोग 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने किया हुआ था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर काम करता है, विद्युत मोटर काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, हम ऑब्जेक्टिव टाइप का कॉन्सेप्ट समझते चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। कारण ये है कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो उसी हिसाब से हम लोगों को चलना है ताकि आपको क्या हो सके, ऑब्जेक्टिव टोटल जो है क्लियर हो सके, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा जाता है तो वहां पर चुंबकीय प्रभाव क्रिएट होता है, ठीक है ना। और ये जब चुंबकीय प्रभाव जो प्रभाव यानी चुंबकीय प्रभाव दो तरह का हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हो सकता है, ठीक है ना। तो जब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अपने आसपास के जिन क्षेत्रों, मान लीजिए ये एक तरह से छड़ हो गया और इसे धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो ये चुंबकीय बल, ये जो यहाँ पर मान लीजिए एन है, ये मान लीजिए ए सही है, नॉर्थ पोल है, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तो धारा जब भी होता है तो इधर से ऐसे होता है, बात समझ रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या करता है, ये जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि चुंबकीय प्रभाव तो ये समझ आ रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल जिन क्षेत्रों तक फैला हुआ रहेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखिए, अब क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है क्या, विद्युत धारा की चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो किस रूप में गमन करती है, तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जहां तक फैलता है उससे क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। बात समझिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है, टेस्ला। बात समझे कि नहीं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। लेकिन आएगा विद्युत चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स 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 का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है, वेबर होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वेबर होता है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रभाव का पहली बार जो है इसका प्रयोग किसने किया था, अर्थात खोज भी पूछेगा तो किसने किया था, तो ऑस्ट्रेट ने किया था 1820 ईस्वी में। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर क्या कार्य करता है, विद्युत मोटर कार्य करता है। अब आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहली बार खोज यहाँ पे याद रखिएगा फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैं इसको अभी खत्म कर दूं, इसको इरेज कर दूं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रभाव और प्रेरण दोनों चीज आपको याद रखना है, तब आपको समझ आएगा, ठीक है ना। यहाँ डिफरेंसेस क्लियर होगा, आप लिखते चलिएगा, नहीं लिखते चलिएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। क्वेश्चन कहता है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज, पहली बार जो खोज ये फैराडे ने किया था, फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या आधारित होता है, इसके सिद्धांत पर कौन सा काम करता है, तो जनित्र,
जनित्र यानी जिसे हम लोग जनरेटर कहते हैं, GENERATOR, जनरेटर कहते हैं, इसी को हम लोग डायनेमो भी कहते हैं। डायनेमो भी कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे जनरेटर दो तरह का होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर होता है, ये हम आगे जाकर के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस आपको यही याद रखना है, चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था 1831 ईस्वी में पहली बार, 31 ईस्वी में, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या काम करता है? तो जनित्र यानी जनरेटर, उसी को हम लोग डायनेमो भी कहते हैं, वो काम करता है। बात समझे कि नहीं? अब हम लोग आगे जो है इसके विशेष जो है चीज़ों को समझेंगे। देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है, विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है, वो जो होता है किस तरह गमन करता है? तो नॉर्थ पोल से देख रहे हैं, इधर से इधर जा रहा है, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जा रहा है। तो क्वेश्चन पड़ेगा किस रूप में कार्य करता है? तो बाहर की जो क्षेत्र रेखा होगी वो क्या होगा आपको? नॉर्थ पोल से आपको साउथ पोल की तरफ, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रहा है। लेकिन इस यहाँ पर चुंबकीय छड़ के अंदर जो होगा ना, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा। कहेगा कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो किस तरह गमन करती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। लेकिन कहेगा कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ के अंदर या परिनालिका के अंदर जो है किस प्रकार गमन करती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, ये उल्टा होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2-3 बार को पूछा हुआ है, इस चीज को समझना है, इसीलिए हम कह रहे हैं। आप देखिए, अब देखिए, ये जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, यानी जो दोनों का, यानी दोनों ध्रुव अगर असमान है तो दोनों के बीच, असमान ध्रुव के बीच क्या हो जाएगा भाई साहब? याद रखिएगा, आकर्षण होगा। असमान ध्रुव के बीच आकर्षण, यहाँ पर देखिए एन और एन यानी समान ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, बेसिकली क्या है कि जो मैग्नेट होता है वो आपको पता ही होगा, लोहा का अयस्क एक होता है मैग्नेटाइट, बात समझे कि नहीं? तो उसी मैग्नेटाइट से बनता है। ये पहली बार जो है ग्रीक लोगों के द्वारा पता लगाया गया था, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से जो संशोधन हुआ 19वीं शताब्दी के करीब में हुआ, लगभग स्टार्टिंग के 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के करीब में हुआ था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें लगभग क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड जो होगा भाई साहब ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर करेंगे, बवाल मचाएंगे। देखिए, कह रहा है क्या, कार्य करने की क्षमता को क्या कहती है? देखिए, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पूछे थे, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये 2017 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, कैसे घुमा करके पूछा हुआ था। बस समझे कि नहीं? कार्य करने की क्षमता के दर को क्या कहते हैं? दर को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा। बात समझे कि नहीं? याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन क्या करके, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जब घर से हमारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तार और होता है, तो घर में जो तार होता है बेसिकली दो तरह का लाइन जाता है। एक जो होता है भाई साहब याद रखिएगा आप, एक जो होता है मेन लाइन होता है, बात समझे कि नहीं, जिसमें 15 एम्पियर का तार लगा रहता है। एक वो घरेलू लाइन होता है, बात समझे कि नहीं, जिसमें 5 एम्पियर का तार लगा रहता है। तो अब जो वो तार लगा होता है ना, वो देखा जाता है कि किस तरह के आपका यूज है। आप एसी चलाने वाले हैं या फिर आप छोटा मोटा बल्ब चलाने वाले, पंखा चलाने वाले, उस हिसाब से तार लगाया जाता है। अब मान लीजिए कि आपको तार लगा है पाइप, यदि 5 एम्पियर का आपके घर में, ठीक है ना, और उस स्थिति में आप एसी, उसी तार पे एसी चलाने लगिए, हीटर चलाने लगिए, तो उसमें क्या हो जाता है कि विद्युत धारा ज़्यादा वो सोखने लगता है, ठीक है ना। तो अब उससे पावर बढ़ जाएगा तार से होकर के, जिसकी वजह से तारवा जो होता है गल जाता है, ठीक है ना। जब इस तरह का अति, इसी को कहते हैं अति भारण, जो ओवरलोड हो जाएगा तो अति भारण कहेंगे, ठीक है ना। और इस स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि तार गल जाता है, क्या हो जाता है, वो जल जाता है तार, बस अब देख नहीं। तो उस स्थिति के लिए क्या होता है कि फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज, घर में क्या होता है, फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज किस लिए लगाया जाता है कि जब भी ओवरलोड होगा ना, तो उस फ्यूज से होकर के क्या होगा, फ्यूज जो होता है याद रखिएगा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है फ्यूज किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। तो इस फ्यूज से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। तो यहाँ पर जो फ्यूज लगाया गया होता है, वो फ्यूज आपको पता है किस बात का, तांबा और टीन का, तांबा और टीन का जो होता है मिश्रण होता है, एलॉय होता है, उसमें फ्यूज लगा रहता है। और वो फ्यूज से होकर विद्युत धारा जब ओवरलोडिंग जाएगा तो वो गल जाता है, गल जाएगा तो क्या करेगा, विद्युत जो प्रवाह है उसको रोक देगा, बस समझे कि नहीं। तो जो भी खतरा होने वाला था वो अब बच गए, ठीक है ना। आज के समय में एमसीबी लगा दिया जाता है कि जब ओवरलोड होगा एमसीबी गिर जाएगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्युत धारा जो होगा वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर? तो उष्मीय सिद्धांत पर। क्यों? क्योंकि वहां से जब ओवरलोड होकर के मतलब धारा जाएगा तो वो गर्म होकर के क्या होता है, पिघल जाता है, वो गल जाता है, बात समझे कि नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। बात समझ आ गया? अगला क्वेश्चन क्या करेगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? कहेगा विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए भाई साहब जो होता है ना, याद रखिएगा नरम लोहा का यूज किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा। विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक।
क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबक नाम से ही पता चल रहा है, जब इससे हम लाइन गुजारेंगे, यानी जब इसमें हम लाइन से जोड़ेंगे, तब ये चुंबक जो होगा, अर्थात वो जो रॉड होगा वो नाचने लगेगा, ठीक है ना, और उससे चुंबकत्व उत्पन्न होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही लाइन काटेंगे, वो उसका जो चुंबक का गुण है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब तक लाइन रहेगा तब तक उसमें चुंबक का गुण रहेगा, नाचेगा। जितना तेज, जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उतना ज़्यादा पावर का वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। बात समझे कि नहीं? जहाँ लाइन काटेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, वहाँ पर वो विद्युत जो वो जो विद्युत चुंबक यानी चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको अस्थायी कहा जाता है, ठीक है ना। जबकि अस्थायी चुंबक, अस्थायी क्वेश्चन पूछेगा अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थायी चुंबक जो होता है भाई साहब वो इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। बात समझे कि नहीं? पीतल का कोई चुंबक नहीं बना होता है, ठीक है ना, इसलिए चुंबकीय पदार्थ भी नहीं है। तो क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन कह रहा क्या, एक जूल का मान कितना होता है? देखिए एक जूल हम पहले ही बनाते, देखिए 16, 19, 21। पिछले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितना, देखिए 2014 में, 16 में, 19 में, 21 में इतना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल याद रखिए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या है, एक जूल में कितना मान होता है? देखिए हम पहले भी बता चुके थे कि एक जूल में कितना मान होगा, तो एक जूल में भाई साहब 0.24 कैलोरी होता है। एक जूल में कितना कैलोरी होगा? 0.24 कैलोरी। लेकिन वहीं कहेगा कि एक कैलोरी में कितना होगा, तो आप याद देखिएगा एक कैलोरी में जो होता है 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होगा? 4.2 जूल होता है। ये क्लियर हो गया, आपको याद रखना है। कुछ घुस गया क्या यार, हमको लगा कुछ घुस गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? देखिए एक यूनिट का मतलब होता है एक एक यूनिट का मतलब होता है एक 1 किलो वाट आवर, ठीक है ना, 1 किलो वाट घंटा। तो 1 किलो वाट घंटा यानी एक यूनिट, याद रखना है आपको। या फिर तो इसका जो होता है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा जूल में, यानी ऊर्जा का पूछा रहा था, ऊर्जा का यानी मात्रा जो कार्य होगा यहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होगा, उस कार्य का मात्रा क्या होगा, जूल होता है। इसीलिए उसका जो होगा आपका क्या मान होगा जूल में, तो 3.6 गुना 10 का पावर 6। देखिए कहने का मतलब, कहेगा क्वेश्चन कि एक वाट में कितना ऊर्जा होगा, ठीक है ना, जूल में बताना है। तो 3 3600 यानी 3.6 गुने 10 का पावर 3 जूल होगा। लेकिन 1 किलो वाट आवर पूछेगा, ठीक है ना, 1 किलो वाट आवर पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए खाली वाट पूछा, तो यानी वाट पूछा था 3600, लेकिन ये 1 किलो पूछ दिया था। किलो का मतलब 1000 होता है, गुना 1000 से करना होगा। तो अब गुना 1000 से कीजिएगा यहाँ पर, तो 3 गो जीरो, 2 गो जीरो, 5 जीरो, 1 जीरो, यहाँ दशमलव पड़ेगा, एगो अंक बात है, इसका 1 जीरो, तो 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल नहीं हो जाएगा। इसीलिए याद याद देखिएगा, 1 वाट में 3.6 गुने 10 का पावर 3, लेकिन 1 किलो वाट या एक यूनिट पूछेगा तो 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होगा। ये चीज क्लियर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का है 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? ऊर्जा का मात्रा, किसका मात्रा का? ऊर्जा का मात्रा। अगला है कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेल में क्या होती है? एकदम लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। वनस्पति डालडा, डालडा वनस्पति तेलों में क्या होती है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। अब देखिए डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? डायनेमो इसी को कहते हैं जनित्र। जनित्र क्या परिवर्तित करता है? याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? डायनेमो। लेकिन कहेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर, अच्छा सॉरी, जनित्र यानी जनरेटर, या उसी को डायनेमो कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बदलता है। यहाँ पर याद रखिएगा, विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर। विद्युत यानी डायनेमो या जनित्र किस पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बात समझे? ये क्लियर एकदम हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया हुआ था भाई साहब? फैराडे ने 1831 ईस्वी में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा काम करता है? इसे याद रखिएगा, जनित्र। अभी हम बार बार हर चीज में क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है, या इसी को कहते हैं हम लोग डायनेमो, 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 ठीक है ना। याद रखिएगा जनित्र दो तरह का होता है, एसी जनित्र, बात समझे कि ना, और डीसी जनित्र। जो डीसी धारा प्रभावित मतलब उत्पन्न करता है उसे डीसी जनित्र, जो एसी धारा
उत्पन्न करता है उसे एसी जनित्र कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या कि जनित्र से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, तो एसी और डीसी दोनों तरह का मतलब की धारा उत्पन्न होती है। बात समझे कि नहीं, हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण या अर्थात धन आवेशित कण होता है। अल्फा कण का मतलब धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। तो देखिए, जब भी कोई, अगर मान लीजिए कि कोई चालक पदार्थ है, उसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो होता है, कोई भी धन मतलब वहाँ पर विद्युत चुंबकीय मतलब कि वहाँ से कोई भी अगर आप सुई वगैरह रख रहे हैं, बात समझ गई, जो कि लोहा वगैरह का है, बात समझे कि नहीं, तो वो जो होगा वो विचलित होगा मार्ग से। क्यों? क्योंकि वहां पर चुंबकत्व का गुण आएगा, तो वो विक्षेपित अगर होगा, तो विक्षेपित अगर उत्तर दिशा की तरफ होता है, अगर उत्तर दिशा कह दिया विक्षेपित होने के बाद, तो इसका मतलब रखिए कि वो विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र, जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है, वो वहां पर जो प्रक्षेपित जो यहाँ पर धन आवेशित कण है, बात समझे कि नहीं, वो उसके ऊपर है। यानी मान लीजिए कि कोई यहाँ से तार है, यहाँ से विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित की जा रही है, बात समझे कि नहीं, और यहाँ पर कोई, यहाँ पर मान लीजिए कोई अल्फा कण है, अब वो उत्तर दिशा की तरफ क्या हो रहा है, प्रक्षेपित हो रहा है। प्रक्षेपित होने का मतलब मुड़ रहा है, बात समझे कि नहीं, तो इसका मतलब विद्युत तारा का जो विद्युत धारा प्रवाहित वाला जो तार है उससे ऊपर है। किससे ऊपर है? जो प्रक्षेपित अल्फा कण है, धन आवेशित कण है, बात समझे कि नहीं, वो उसके क्या है, ऊपर के तरफ है। तो यहाँ पर क्या होगा, याद रखिए, ऊपरी मुखी। अधोमुखी का मतलब होता है नीचे। जब वो दक्षिण की तरफ होगा तो वहां क्या होगा, दक्षिण की तरफ अगर प्रक्षेपित होगा तो अधोमुखित होगा, लेकिन ऊपर की तरफ तो ऊपरी मुखी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर परावर्तित करता है। अब विद्युत मोटर क्या परावर्तित करेगा, यानी परिवर्तित यहाँ पर लिखना चाहिए, परिवर्तित करता है। तो अभी पहले ही बता दिए कि विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन 2020 और 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आप विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखना है भाई साहब, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करे कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसका मान क्या होता है। देखिए, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वोल्ट में पूछेगा तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी कहते हैं। ये सबसे अच्छा धारा होता है। विद्युत धारा कैसा है, सबसे अच्छा विद्युत धारा कौन होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होता है। देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन से यहाँ पर कि ये तो हो गया आपको वोल्ट में, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ना, वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आपको बता ही दिए थे, प्रत्यावर्ती धारा हमेशा ऐसे 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 कह के जाएगा, बात समझिए, जबकि दृश्य धारा सीधे जाता है। बात समझ आया क्या, जो इसका दिशा उसका सब सेम होता है। जो कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, ये देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ करके जा रहा है। तो एक सेकेंड में ये जितना बार मुड़ेगा उसका आवृत्ति कहलाएगा, ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, आपको पता ही है। तो याद रखिएगा, ये एक सेकेंड में 100 बार मुड़ेगा अगर, बात समझ नहीं, तो उतना जो है मतलब कि पावर का जो होगा वहां पर प्रत्यावर्ती धारा जाएगा, जिसका हम लोग 50 हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज की जो होती है वहां पर प्रवाहित की जाएगी। तो यहाँ पर 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, हर्ट्ज में पूछेगा तो 50 हर्ट्ज, HZ। बात समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं। देखिए, स्विच लगाई जाती है, हमारे घर में 3 तरह का तार होता है। एक को कहते हैं हम लोग लाइव तार, जिससे विद्युत मान्य तार, विद्युत 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 मान्य तार, इसी को गर्म तार भी कहते हैं, गर्म तार। इसी को हम लोग लाइव तार या जीवित तार भी कहते हैं, जीवित तार, ठीक है ना। ये लाल रंग का होता है। जीवित तार, गर्म तार या विद्युत मान्य तार क्या होता है, लाल रंग का होता है। जबकि याद रखिएगा, जो ठंडा तार होता है, ठंडा तार, ठंडा या फिर उदासीन तार, उदासीन, उदासीन तार, ये जो होता है काला कलर का होता है, काला कलर का होता है। एक जो होता है भूतार या अर्थ वायर, अर्थ वायर, ये जो होता है हमेशा हरा कलर का होता है, हरा कलर का होता है। तो तार का यहाँ कैटेगरी समझ गया, 3 तरह का तार होता है। एक जो होता है, आपको हमेशा याद रखिएगा, ये तीनों चीज एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। पहला क्या हो गया आपको, लाइव तार, जीवित तार, या उसी को कहते हैं हम लोग विद्युत मान्य तार या गर्म तार, ठीक है ना। ये जो होता है सबसे मेन तार होता है, ये लाल रंग का होता है। दूसरा जो होता है उदासीन तार या फिर ठंडा तार, बात समझे कि नहीं, ये काला कलर का होता है। तीसरा जो होता है अर्थ वायर होता है, या फिर उसी को कहते हैं अर्थिंग का तार कहते हैं, या फिर उसी को कहते हैं भू तार, ये जो होता है हरा कलर का होता है। धरती हरा भरा होती है, इसलिए जो भूमि में लगाने वाला तार होगा हरा होगा,
जो लाल लाल डेंजर का संकेत है, बात समझे कि नहीं। और लाल जो होता है लाइव, यानी हमारे देह में क्या होता है, लाल ब्लड होता है जो लाइव लोगों में होता है, याद रखिएगा हमेशा, तो वो लाल कलर का होगा। और काला कलर एकदम गर्म ठंडा हो गया होगा, उसे हम लोग काला कलर मतलब कि काला कलर से देखेंगे। तो जो स्विच लगाया जाता है, ठीक है ना, उसको मेन स्विच को जो होता है वो आप हमेशा याद रखिए गर्म तार में जोड़ा जाता है, लाल तार से जोड़ा जाता है, बात समझ रहे हैं। जो ठंडा तार होता है वो एक ही को तार सब में दौड़ा दिया जाता है। ठंडा तार का मतलब क्या होता है, सुदासीन तार। ये जो विद्युत धारा जो होता है गर्म तार से होकर के जाता है और वो डिवाइस में से फिर वो वापस आता है, तो वापस किस तार से होकर के आता है, ठंडा तार से आता है, बात समझ आए कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों तार बहुत जरूरी है। अगर ठंडा तार नहीं रहेगा तो फिर ये विद्युत धारा जाएगा, वापस आएगा कहाँ से, नहीं आएगा। जब वापस नहीं आएगा तो फिर विद्युत धारा वो मतलब होगा कि करंट उत्पन्न नहीं करेगा, हमें जो भी डिवाइस चलाना है वो नहीं चल पाएगा। बात समझ आ रहा है क्या। इनमें से स्विच लगाए जाते हैं तो आप याद रखिए गर्म तार में, ठीक है ना। दूसरा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, याद रखिए बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा प्राप्त होती है। यहाँ पर याद रखिएगा एसी जनित्र, जनित्र से एसी धारा प्रवाहित होती है, मतलब कि यहाँ से उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन क्या करे कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है तो मोटर होगा। विद्युत मोटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन वही कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जनरेटर आंसर हो जाता है, यहाँ पर विद्युत होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बाप रे बाप भाई, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा, 2012, 14, 15, 16, 17 और 19। हो भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, जनरेटर कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जनित्र यानी जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन पलट देगा, कहेगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे दे देगा, कहेगा क्या, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत मोटर। बात समझ आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय सिद्धांत पर। बात करें ना, क्योंकि गर्म होकर के क्या करता है वो गल जाता है विद्युत फ्यूज, बहुत ओवरलोडिंग हो जाएगा तो, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट सर्किट जिसे लघु पतन कहते हैं वहां पर हो जाता है, तब भी ये क्या हो जाता है, गल जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य, दूर तरीके उष्मीय प्रभाव, ये दो बार क्वेश्चन लिखा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर आधारित होता है, तो विद्युत मोटर किस पर आधारित है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव पर नहीं, यहाँ पर तो जनित्र होगा, ये जनित्र हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसका खोज ऑस्टेड ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ये अलग अलग ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना यार, गड़बड़ा जाता है, ये लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल का, वो लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है दिमाग में नहीं आया, वो क्वेश्चन भी लिखा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है लंबे सॉरी तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, ठीक है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा आधा परिभ्रमण के बाद, जब भी कोई विद्युत धारा होता है उसमें दिक् परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर जो होगा तांबे का जो तार, यानी जो वहाँ पर अर्धवलयाकार जो होता है, वो क्या होता है कि विद्युत मोटर में जो गमन करता है वो नाचता है, वो उसका जो नाचने का जो जो मतलब शेप होता है वो अर्धवलयाकार होता है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा याद रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, आधा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है, किसी युक्ति में विभक्त बल है दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त बल है जो होता है दिक् परिवर्तन, तब विद्युत मोटर, हमेशा याद रखिएगा। क्या किस युक्ति में विभक्त बल है दिक् परिवर्तन का काम। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है क्या विभक्त बल है किसमें पाया जाता है, तो विद्युत मोटर में। विभक्त बल है दिक् परिवर्तन का कार्य किस युक्ति में करता है, यानी किस मशीन में करता है, तो विद्युत मोटर में करता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अतिभारण, यानी अतिभारण का मतलब ओवरलोडिंग। जब क्या होता है कि अपने घर में किसी मान लीजिए हम जो वायरिंग कराए हैं ये नॉर्मल पाइप मतलब घरेलू वायर से, मतलब कि लाइन से हम लोग वायर करवाएं, यानी 5 एम्पियर का तार लगवाएं, और वहाँ पर हीटर चलाने लग जाते हैं या फिर बड़ा बड़ा ओवरलोडिंग मशीन चलाने लगते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि विद्युत वायर है इसमें जो होता है भार बढ़ जाता है, विद्युत धारा का भार बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि उस सिचुएशन में
तार गल जाता है, खराब हो जाता है, या फिर फ्यूज यूज होता है तो वहाँ पर उड़ जाएगा, तो तार बच जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट करने से बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे थे परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बात वही करे, ओवरलोड हो जाता है वो चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विभक्त विलय का उपयोग कहाँ किया जाएगा, विद्युत मोटर में। अभी तो जस्ट हम लोग बात करें विभक्त विलय का उपयोग कहाँ किया जाएगा, विद्युत मोटर में। बात समझ आ गया। नेक्स्ट कह रहा है क्या, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। देखिए फ्लेमिंग के दो हाथ का नियम है, एक बाएं हाथ का नियम, एक दक्षिणी हाथ का नियम, ठीक है ना। अब मैक्सवेल का जो है आप हमेशा याद रखिएगा केवल दक्षिणी हाथ का नियम, ठीक है ना। ये देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम या फिर दक्षिणी हस्त का नियम, हमेशा याद रखिएगा उसके केवल अंगूठा का मान बदलता है। एक जो होगा बाएं हाथ, एक होगा दक्षिणी हाथ। तो ये जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ से हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त और दक्षिणी हस्त के नियम देखिए। अगर हम बात करें दक्षिणी हस्त, दक्षिणी हस्त, और एक बात करें हम वाम हस्त मतलब बायां हाथ जिससे हम धोते हैं, बस अभी मैक्सिमम लोग तो खाते भी हैं यहाँ पर समझिए दक्षिणी हस्त मतलब दक्षिणी हाथ से हम मैक्सिमम लोग सबसे ज़्यादा काम किस हाथ से करते हैं, दक्षिणी मतलब कि दहिना हाथ से करते हैं, बात समझे कि नहीं। ये अर्थात यहाँ पर दक्षिणी हस्त नियम, बहुत कम काम करते हैं हम वाम हस्त नियम से, बात समझे कि नहीं। अर्थात इससे बहुत कम बल लगता है। तो याद रखिए कहेगा क्या कि फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम से अंगूठा, अंगूठा अंगूठा क्या दर्शाता है, तर्जनी, तर्जनी क्या दर्शाता है, और मध्यम, मध्यम जो अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है, ठीक है ना। ये दोनों में याद रखिएगा, ये दोनों में हम समझाते हैं आपको, ठीक है ना। दूर याद ऐसे हम कर देते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है ना रुक गया, इसको अभी हम डिलीट मार देते हैं 2 मिनट के अंदर में, ओके। मैं समझाता हूँ अब। देखिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिणी हस्त नियम, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। अगर कहेगा दक्षिणी हस्त नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है, तो दक्षिण हस्त से ज़्यादा काम करते हैं, अर्थात जो होता है भाई साहब गति ज़्यादा होता है इसका, इसलिए इसमें गति को दर्शाता है, गति। जबकि बायां हाथ में क्या होता है, बल उतना नहीं होता है, इसीलिए बल को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा हम बता रहे हैं। तर्जनी जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ये भी चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, क्षेत्र को दर्शाता है। मध्यमा क्या करता है, ये मध्यमा जो होता है धारा की दिशा को दर्शाता है, धारा, धारा दिशा को दर्शाता है, ये भी धारा की दिशा को दर्शाता है, धारा के दिशा को दर्शाता है। तो अब यहाँ ट्रिक याद रखेंगे ना, दक्षिणी हाथ बस एक ही को खाली अंगूठा का मान बदल रहा है। दक्षिणी हस्त नियम पूछेगा, फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम पूछेगा तो उसमें गति ज़्यादा होता है, अर्थात ज़्यादा काम करते हैं तो गति ज़्यादा होगा, तो गति की दिशा को दर्शाएगा। जो कि बायां हाथ में बल ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए बायां हाथ में जो होता है वाम हस्त के नियम से बल दर्शाएगा। जो तर्जनी, तर्जनी का मतलब जो होता है जब हम कहते हैं ऐसे, तो तर्जनी का मतलब ये बीच वाला यहाँ पर जो होता है अंगूठा का जस्ट बगल में जो होता है उसे तर्जनी कहते हैं। अब मध्यमा मतलब बीच वाला अंगूठी है ये ना होता है, इसमें भी मध्यमा यही तर्जनी ये, बात समझ आ गया ना। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, समझ आ जाएगा। तो कहता है वाम हस्त के नियम से बाएं हाथ की तर्जनी क्या, तो तर्जनी तो दोनों में क्या करेगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर समझ आएगा। देखिए ये जो है भाई साहब फोर्स को दर्शा रहा है, अर्थात ये बल को दर्शा रहा है, तो बल दर्शा रहा है तो वाम हस्त नियम हो गया, वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम हो गया। लेकिन अगर यही जो अंगूठा हो जाएगा भाई साहब, अगर यही अंगूठा आपका, अगर यही अंगूठा आपका, बात समझे कि नहीं। अगर ये मान लीजिए अंगूठा, ये अंगूठा अगर बल को नहीं गति के दिशा को दर्शाया था, गति को दिशा, ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र, ये जो होता है भाई साहब करंट यानी विद्युत धारा को, यानी धारा को दिशा, धारा को दिखाता है। उसी तरह करंट का मतलब धारा, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, फोर्स का मतलब बल। तो वाम हस्त नियम क्या करता है, अंगूठा उसमें बल को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये ड्रॉइड का बैटरी लो दिखा रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 15% हुआ हो जाएगा सब काम, ठीक है ना। हम लोग देख लेते हैं एक बार, 15% काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप हमेशा याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली हम लोग तो फ्लेमिंग को देख लिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम
और दक्षिणी हस्त नियम अच्छे से याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस आपको क्या करता है एग्जाम में पूछता है, तर्जनी क्या दर्शाता है, मध्यम जो उंगली होता है वो क्या दर्शाता है, हमारा जो थंब यानी अंगूठा है वो क्या दर्शाता है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा बिल्कुल आसानी मतलब आसान से। बस समझ रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम। मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम। अब देखिए मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम क्या कहता है कि जब हम किसी विद्युत धारा के तार को या फिर किसी वायर को या फिर किसी भी तरह के चालक पदार्थ को पकड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा जो अंगूठा होता है, ये जो ये अंगूठा जो है, ये अंगूठा जो होता है, ये अंगूठा ये धारा की दिशा को बताता है। क्या दिखाता है? धारा की दिशा को। अंगूठा किस दिशा को धारा की दिशा को दिखाएगा? कौन? मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम। और जो हमारा उंगली होगा ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जो होगी ये बल रेखाओं को दर्शाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की ये बल रेखाओं को दर्शा रहा है, जो ऐसे 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 गमन कर रहा है। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र की यानी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को दर्शा रहा है। बल रेखाओं को दर्शा रहा है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग हस्त नियम तीन तरह का आएगा। एक तो आपको याद रखिएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिणी हस्त नियम दूगो। मैक्सवेल का क्या होता है? हमेशा याद रखिए खाली दक्षिणी हस्त नियम, उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है? धारा की दिशा को दर्शाता है। जबकि भाई साहब जो उंगली होता है, बाकी जो मुड़ा हुआ उंगली होता है, तो वो क्या दर्शाता है? विद्युत धारा की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है, बल रेखा की दिशा को। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? मान लीजिए जब हम कहते हैं कि किसी धारा से मतलब किसी चालक पदार्थ से होकर धारा प्रवाहित होता है, तो वहां पर प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो हमेशा रखिएगा प्रोटॉन का चाल परिवर्तित नहीं होता है। बात समझ नहीं, प्रोटॉन का क्या होता है? चाल परिवर्तित नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन में घुमा देता है, कहेगा क्या निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है। तो जब पूछेगा क्या परिवर्तित होता है तो वेग प्लस संवेग ये दोनों परिवर्तित होता है। बात समझ रही, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है इसलिए चाल परिवर्तित नहीं होता है। प्रोटॉन का क्या परिवर्तित नहीं होता है? चाल परिवर्तित नहीं होता है। क्या परिवर्तित होता है? तो वेग और संवेग परिवर्तित। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आइए क्या होता है ये क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें? किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? अब देखिए कह रहा है क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम क्या देखें? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करता है? तो उसका तर्जनी जो था वही ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त अंगुष्टम नियम, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है दक्षिण हस्त अंगुष्टम नियम। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा। करेक्ट है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? देखिए लघु पतन या अति भारण अति भारण याद रखिएगा। लघु पतन या अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन घुमाता है, कहेगा क्या? लघु पतन के समय जो वायर होता है, ठीक है ना, उसमें विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। लघु पतन के समय विद्युत धारा में प्रतिरोध का मान जो होगा, ये प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। इसीलिए प्रतिरोध का जब मान जीरो हो जाता है तो विद्युत धारा बिना रोक टोक के सफा तेजी में जाने लगता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट लगता है, चिंगारी फेंकने लगता है, जिससे आग उग लगने का डर होता है। इसलिए तो फ्यूज वगैरह लगाया जाता है। कह रहा है विद्युत घरेलू विद्युत परिपथ में, देखिए घरेलू विद्युत परिपथ, बात समझे कि नहीं? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो काला कलर। लाल मतलब भाई साहब जो गर्म कलर हो, मतलब गर्म तार होगा उसे लाल कहेंगे, या फिर जीवित तार कहेंगे, या उसी के विद्युत मान्य तार बोलेंगे। बात समझे। हरा जो होता है वो अर्थ वायर का होता है, अर्थ वायर या इसी को कहते हैं हम लोग भूगर्भिक तार या भूतार, अर्थिंग का तार। अगला क्वेश्चन करे क्या है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, देखिए छड़ चुंबक के अंदर की बात कहा जा रहा है। जब बाहर कहेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, लेकिन जब अंदर कहेगा तो अंदर क्या होगा भाई साहब? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी चुंबकीय यहाँ पर छड़ चुंबक के अंदर
अंदर पूछा तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। लेकिन आएगा क्षण चुंबक पर विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में गमन करती है। पर कहेगा तो पर कहेगा तो उत्तर से दक्षिण, में कहेगा अंदर कहेगा तो दक्षिण से उत्तर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, बात समझ नहीं, कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही जो होता है सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो होता है, जब हम ऊपर की तरफ सिरा की तरफ बढ़ते हैं तो घटता जाता है, इसमें सिरे की ओर बढ़ने पर घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। पिछले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जब हम इलेक्ट्रिक पढ़े हुए थे, विद्युत धारा पढ़े थे, उसमें आई आर स्क्वायर जो होता है ये निरूपित नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो या जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, घरों में विद्युत दुर्घटना से बचने के कारण क्या होती है। विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है। तो घर में जो विद्युत दुर्घटना होता है वो किसके कारण, तो वो किसके शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, उच्च धारा प्रवाह यानी शॉर्ट सर्किट मानिए। यहाँ पर आंसर क्या मारेंगे, शॉर्ट सर्किट। लेकिन क्या कहा, घरों में विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। बात समझ आया, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए हम पहले ही बताए थे कि विद्युत चुंबक जो होता है वो नरम लोहा से बनाया जाता है। उस नरम लोहा पर तांबा का जो होता है वायर इतना होता है, जितना ज़्यादा तांबा का वायर होगा उसका पावर उतना बढ़ते जाता है। जो विद्युत चुंबक होता है इसे अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तब तक ये चुंबक अपना चुंबकत्व का जो होता है प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। जब तक विद्युत धारा जाएगा ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा खत्म हो जाएगा, लाइन काट देंगे, चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बवाल मचाएंगे, देखेंगे सारी चीज़ों को और इस चैप्टर को एकदम खत्म करने वाले हैं हम लोग। बात समझ नहीं। आई होप कि ये वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई साहब पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए, जितना भी बातें जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बताया उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।